गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम मैश एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर से पहले आप लोगों ने केसीएल केवीएल पढ़ लिया है, करंट डिवीजन देख लिया है, वोल्टेज डिवीजन देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम आज, क्योंकि ये लेक्चर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि हम कैसे मैश में करंट निकालते हैं या फिर मैश एनालिसिस किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मैश एनालिसिस के अगर हम बेसिक स्टेप्स देखते हैं तो हम किसी भी सर्किट में मैश लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सर्किट के अंदर हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि टोटल कितनी मैश हैं और हमें कहाँ पे करंट निकालना है। ठीक है, जब भी हम मैश एनालिसिस लगाते हैं तो जो हमें केसीएल और केवीएल में से जो मेथड हमें यूज़ करना होता है वो मेथड होता है कि केवीएल लगता है। मैश एनालिसिस में हम केवीएल लगाते हैं और नोडल में हम केसीएल लगाते हैं। केवीएल क्या था कि किसी भी मैश में किसी भी लूप में टोटल करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैश की अगर हम नियम की बात करें तो सबसे पहला अगर सीक्वेंस की बात करें स्टेप वाइज क्या करना होता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें करना होगा मैश एनालिसिस में कि दिए हुए परिपथ में सभी मैसेज या लूप को ढूंढें या उसका पता करें। यानी किसी भी सर्किट में टोटल कितनी मैश हैं पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में क्वेश्चन देखें आप लोगों को क्या दिया गया है, फाइंड करंट इन R3 रेसिस्टेंस यूजिंग मैश एनालिसिस। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए परिपथ में R3 जो रेसिस्टेंस दिया गया है उसमें हमें करंट निकालना है और कौन सा मेथड यूज करना है, मैश एनालिसिस मेथड यूज करना है। तो ये हमारा दिया गया सर्किट है। ठीक है, ये वोल्टेज होता है, ये V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज। ओके, दिस वन इज V1, दिस वन इज V2। वोल्टेज की पोलरिटीज आपको पता है कि जो बड़ी वाली साइन होता है ना बैटरी का, ये प्लस होता है और जो छोटा वाला होता है वो माइनस इंडिकेट करता है। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस हैं R1, R2 और R3, जिनको हम बोलेंगे 3 प्रतिरोध हैं। मैं बार बार प्रतिरोध नहीं बोलूँगी, आप लोग हैबिट डाल लीजिए। वोल्टेज विभव स्रोत होगा उसको वोल्टेज सोर्स बोलूँगी और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को रेसिस्टेंस बोलूँगी। ठीक है, हमें R3 में करंट निकालना है। करंट का डायरेक्शन मैंने ये मानना है कि इस तरीके से करंट निकालना है, हमें I का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मैश। ये वैल्यूज़ दी गई हैं कि V1 वोल्टेज है 20 वोल्ट, V2 वोल्टेज है 10 वोल्ट, R1 है 4 ओम, R2 है 4 ओम और R3 है 2 ओम। तो सबसे अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो स्टेप 1 है मैश ढूंढना। ठीक है, या फिर आइडेंटिफाई द मैश इन ए गिवन सर्किट की दिए गए सर्किट में टोटल कितनी मैश हैं। तो अगर हम इस सर्किट की बात करें तो मैश क्या होती है, मैश और लूप आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी छोटे से छोटे क्लोज परिपथ को हम मैश बोलते हैं। जैसे इस सर्किट में एक ये मैश है, एक ये मैश है और ये जो आउटसाइड वाली है ये मैश नहीं है, इसको हम बोलेंगे लूप। टोटल इस सर्किट में 3 लूप हैं, एक लूप ये, एक लूप ये और एक ये सबसे बाहर वाली लूप। बंद परिपथ 3 है, इनमें से सबसे छोटी लूप को क्या बोलते हैं, मैश बोलते हैं। इसलिए सबसे छोटी लूप एक तो ये बनती है जिसके अंदर कोई भी लूप नहीं आएगी और एक ये बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट लूप का मैंने इस तरीके से डायग्राम वो बना दिया है। ये करंट का डायरेक्शन मानेंगे। मान लीजिए लूप 1 में करंट I1 है और लूप 2 में करंट I2 है। ठीक है, लूप 1 ये वाली लूप है वो लूप 1 हो गई, ये वाली लूप हो गई ये लूप 2 हो गई। यहाँ से स्टार्ट किया इस वाली को, इसको यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, इस लूप में जो करंट बह रहा है, टोटल धारा बह रही है, वो मैंने मान लिया, माना है वो I1 माना है, उसको I2 माना है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि प्रत्येक लूप या मैश में एक लूप करंट की दिशा निश्चित करें। यानी हमें करंट के डायरेक्शन को फिक्स करना है, या तो आप इस तरीके से माने या आप इस तरीके से माने। यानी हम ये मानेंगे जो ये क्लोज परिपथ है, क्योंकि हमेशा धारा किस में बहती है, किसी भी क्लोज परिपथ में धारा बहती है। तो इस क्लोज परिपथ में इस मैश में कितनी धारा है, I1। डायरेक्शन कौन सा है, इधर से इस तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट में हमेशा हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तो ये हमारे डायरेक्शन है फ्लो होने की। ये मैंने मान लिया हमारे I2 की डायरेक्शन है। कन्वेंशन के लिए आप लोगों को एक सजेशन है कि हमेशा इस डायरेक्शन में माने जब भी आप आगे बढ़ें, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माने। हमेशा क्लॉकवाइज में मानेंगे तो ये हैबिट हो जाएगी, आपका कभी भी आंसर में मिस्टेक नहीं होगी, आप कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप हमने कर लिया। स्टेप 2 डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मैश करंट, दो हमारे पास मैश हैं और उनके करंट हो गए I1 एंड I2, ये हमारी मैश करंट हो गई। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है प्रत्येक मैश के लिए वोल्टेज का समीकरण लिखें, और समीकरण लिखने के बाद हम उनको समीकरण को सोल्व करते हैं। ये 4 स्टेप होते हैं मैश एनालिसिस के। ठीक है, तो थर्ड स्टेप की जब हम बात करें, स्टेप नंबर 3, ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो हमें कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में हम किस तरीके से मैश एनालिसिस करेंगे। तो इसी डायग्राम को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोगों को समझना ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपने लूप डिसाइड कर ली, सॉरी मैश डिसाइड कर ली, मैश में धारा का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। अब हम लिखेंगे उसके लिए KVL, क्योंकि किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज होगा ना। देखो यहाँ से धारा बह रही है, इसमें करंट है I1, ये करंट I1 यू ऐसे जा रहा है, इसमें करंट I1 है इस पूरे सर्किट में। ठीक है, I1 यहाँ से बहता हुआ इधर से वापस आ रहा है। ठीक है, तो करंट I1 जा रहा है, रेसिस्टेंस R1 है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V बराबर I इंटू R। तो करंट I1 रेसिस्टेंस R1, टोटल वोल्टेज क्या हो गया, V इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें करंट I1, वोल्टेज रेसिस्टेंस R3, तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। यही होता है, हमें टोटल वोल्टेज का सम लिखना है। एक वोल्टेज यहाँ बनेगा, एक वोल्टेज यहाँ बनेगा और एक वोल्टेज यहाँ बनेगा, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही होता है KVL कि किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है, एल्जेब्रिक सम बोलेंगे, सम नहीं बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। एल्जेब्रिक का मतलब डायरेक्शन के साथ हम लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सॉरी, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लिखेंगे फर्स्ट मैश के लिए, ये जो मैश है M1 बोलेंगे, जिसमें I1 करंट बह रहा है, इस मैश के लिए इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, कभी भी जब मैश की इक्वेशन लिखते हैं तो हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पूरे इसमें जाएंगे और वापस इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो क्या लगा रहे हैं हम, KVL लगा रहे हैं, KVL एट मैश 1, मैश 1 के लिए KVL। अब देखिए, अब आप लोगों को ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ये बहुत ध्यान से ये चीज़ें सुनिए, यही आपके काम में आने वाली हैं। कि हम इस पॉइंट से, हमारे करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट यूँ इस तरीके से एंटर हो रहा है, तो जहाँ से रेसिस्टेंस में करंट एंटर होता है ना, उसको हम देते हैं प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, और जहाँ से बाहर निकलता है उसको माइनस का साइन, रेसिस्टेंस के केस में। ठीक है, जहाँ से करंट एंटर हो रहा है, I1 किधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, I1 यहाँ से घुस रहा है इसके अंदर और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो जहाँ से घुसता है उसको हम लिखते हैं प्लस साइन, और जहाँ से बाहर निकलता है उसको लिखते हैं माइनस साइन। इसके केस में देखिए, I1 कहाँ से जा रहा है, यहाँ से घुस रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। वोल्टेज की पोलरिटी कभी भी नहीं बदलती। जो वोल्टेज सोर्स होते हैं ना, ओरिजिनल वोल्टेज सोर्स, इनकी जो पोलरिटी है, जैसे इसका ये प्लस है, ये माइनस, ये फिक्स है, तो ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस के साथ ही हम पोलरिटी देते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है रेसिस्टेंस में। यहाँ पे कितना वोल्टेज लगा है, यहाँ कितना वोल्टेज लगा है, ये वोल्टेज तो हमें पता ही है, और तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए जब भी हम पोलरिटी लगाएंगे KVL में, तो जहाँ से करंट एंटर करता है उसको प्लस साइन देना, और जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ माइनस साइन लिखना, सब रेसिस्टेंस के केस में। ठीक है, ये तो हमारे हो गए साइन कन्वेंशन, हमने साइन बता दी, लिख दिए कि क्या क्या होंगे। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, पहले ये वोल्टेज, फिर ये वोल्टेज और फिर ये वोल्टेज, तीनों का सम क्या होगा, 0। तो उसी पॉइंट से फिर से स्टार्ट करो। अब देखिए, अब किस तरीके से लिखेंगे, ये वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ E1 और इसको नाम दे देती हूँ E2, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो E1 वोल्टेज क्या होगा, ये रेसिस्टेंस इंटू ये करंट का मल्टीप्लीकेशन, R1 इंटू I1। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, बाहर निकलते वक्त माइनस, जो बाहर निकलते वक्त जो साइन रहेगा ना, उस साइन के साथ हम वोल्टेज को लिखेंगे। जब KVL की इक्वेशन लिखते हैं ना, तो इस तरीके से चलिए, जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलिए, और जो बाहर निकलते वक्त साइन है, जैसे यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ से बाहर निकलते वक्त माइनस का है, तो हम लिखेंगे माइनस E1। ठीक है, फिर आगे आ जाइए माइनस E2, फिर आगे आइए प्लस, ये वोल्टेज V1 है, ये V1 है, इसलिए लिख दिया प्लस V1 बराबर 0। तो तीनों का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए।
तो तीनों का सम क्या हो गया 0। ये एल्जेब्रिक सम है, यानी प्लस माइनस का साइन हो सकता है, लेकिन टोटल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कैसे लिखिए, पहले हमने पोलैरिटी दे दी थी इनको, ठीक है। पोलैरिटी किस बेसिस पे दी थी, जहाँ करंट घुसता है वो प्लस का साइन, जहाँ से करंट, ये वाला करंट जो इसमें अपन ने लूप में माना था ना करंट, ये करंट जहाँ से देखो ये डायरेक्शन है इसका, करंट क्लॉकवाइज है, ऐसे बह रहा है। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से माने तो यहाँ से एंटर कर रहा है, किसी भी पॉइंट से कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से भी मानोगे ना तो यहाँ से घुस रहा है तो घुसने वाला प्लस, बाहर निकलने वाला माइनस। इसमें कोई पोलैरिटी में बदलाव नहीं होगा, वोल्टेज, क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी की पोलैरिटी हमेशा सेम रहेंगी जो इसमें दिखाई गई है, ठीक है। जहाँ जहाँ रेसिस्टेंस है वहाँ जहाँ से घुस रहा है प्लस, जहाँ से निकल रहा है माइनस। ये तो हमने साइन बना लिए। साइन बनाने के बाद हमने फिर क्या किया है कि इसी पॉइंट से स्टार्ट करो, बाहर निकलते वक्त जो साइन है ना जिस वोल्टेज के साथ, वो वोल्टेज के साथ लिखते रहो। जैसे E1 के साथ है -E1 -E2 और इसके साथ प्लस V1 बराबर 0। अब देखिए E1 क्या है, ये एक बेसिक लिखने का तरीका है, जब आप आगे सोल्व करोगे तो डायरेक्ट लिखना, ठीक है। E1 क्या है, R1 × I1। वोल्टेज क्या होगा, E1 एक वोल्टेज है, E भी लिखते हैं वोल्टेज को, ठीक है। करंट गुणा में रेसिस्टेंस, यहाँ करंट I1 आ रहा है, रेसिस्टेंस R1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एज इट इज़, I1 × R1 माइनस। अब देखिए यहाँ से रेसिस्टेंस तो R3 है, करंट क्या हो गया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही देखनी है यहाँ पे। इसमें इस रेसिस्टेंस में नीचे की तरफ कितना करंट जा रहा है, देखिए I1 तो नीचे की तरफ जा रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसी चीज़ को मैं इस तरफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये रेसिस्टेंस है R3, ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, और हमें टोटल करंट मानना है इस डायरेक्शन में। तो टोटल इस डायरेक्शन में करंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, I1 -I2। अपोजिट डायरेक्शन है ना, I1 नीचे जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, तो टोटल नीचे की तरफ कितना जा रहा होगा, जितना नीचे आ रहा है उसमें से ऊपर जाने वाला घटा दो, बचा हुआ है जो नीचे आ रहा होगा I1 -I2। इसलिए क्योंकि डायरेक्शन देखो I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, I1 नीचे की तरफ आ रहा है, तो टोटल करंट निकालना है अपने को, क्योंकि हमें वोल्टेज लिखना है। तो R3 का वोल्टेज कितना होगा, जितना इसमें से करंट जा रहा है गुणा में ये रेसिस्टेंस। तो करंट कितना है इसमें, I1 माइनस, क्योंकि I2 ऊपर जा रहा है, अगर इसका डायरेक्शन नीचे होता तो दोनों जुड़ जाते, टोटल करंट बन जाता। जैसे मान लीजिए एक 5 एम्पेयर का करंट इधर जा रहा है और एक 2 एम्पेयर का करंट इधर आ रहा है, तो टोटल इस तरफ कितना करंट जा रहा है, 5 - 2 3 एम्पेयर, और टोटल इस तरफ कितना करंट जा रहा है, ये माइनस का 3 एम्पेयर। सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में लेंगे उसमें से अपोजिट वाला घटाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है कि अब हमारी ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हम नीचे की तरफ डायरेक्शन मान रहे हैं इसका, तो इसलिए I1 - I2, ठीक है। तो E2 की वैल्यू हो गई R3 × I1 - I2 प्लस V1 बराबर 0। ये हमारी हो गई फर्स्ट मैश की इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिख लेंगे, जो जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए फिर से, आप चाहें तो मैं यहीं पे इसको सोल्व कर सकती हूँ। मैं सोच रही थी एक बार फिर से आप लोगों को अप्लाई करके बता दूँ कि हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ लिखेंगे और उसमें से डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। I1 को कुछ वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए I1, R1 का मान है 4 ओम, इसलिए हो जाएगा माइनस का 4I1, माइनस R3 का मान है 2I1 - I2, और V1 का मान है 20 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4I1 - 2I1 प्लस 2I2 प्लस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा 6I1 - 2I2 बराबर 20। आपको ये तो करना आता होगा ना, ये माइनस 4 - 2 -6 प्लस 2, तो माइनस वाले को बराबर किधर ले जाओ, इसको भी बराबर किधर ले जाओ, 20 को सामने की तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 6I1 - 2I2, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट मैश की इक्वेशन, ठीक है। मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों के लिए ये mind my writing please, don't mind it, actually
थोड़ा सा टफ है क्योंकि एक हाथ से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरे से ड्रॉ करना पड़ रहा है। और 202 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं पीपीटी के थ्रू आप लोगों को पढ़ाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक वीडियो एक्चुअल में न्यूमेरिकल सोल्व करते एक वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा V1 है, ये V2 है, R3, R1, R2, ठीक है, ये I1 एंड ये I2। ठीक है, हमने मैश 1 के लिए इक्वेशन बना ली है। इस मैश की इक्वेशन हमने बना ली थी। क्या किया था, जहाँ से एंटर कर रहे प्लस का साइन, जहाँ से निकल रहे माइनस का साइन, एंटर कर रहे प्लस, निकल रहे माइनस, और फिर हमने इक्वेशन लिखना शुरू की बाहर वाला साइन लेके, इसलिए हमारी इक्वेशन बनी थी। देखिए फिर से मैं लिख रही हूँ I1 इंटू R1, क्योंकि बाहर से माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस I1 R1 माइनस R3। टोटल करंट क्या हो गया, I1 माइनस I2, I1 नीचे जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, तो टोटल नीचे की तरफ कितना करंट हो गया, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 प्लस V1, क्योंकि इस तरीके से जा रहे हैं ना, तो बाहर निकलते वक्त प्लस का साइन है, इसमें बाहर निकलते वक्त माइनस का, इसमें इधर से ऐसे देखो, बाहर निकलते वक्त माइनस का, इसमें बाहर निकलते वक्त प्लस का साइन, इसलिए प्लस V1 बराबर 0। हमारी इक्वेशन बनी थी 6I1 माइनस 2I2 बराबर 20। ये वैल्यू रखने के बाद बनती थी, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट मैथ की इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए लिखेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। मैं ब्लू पेन ले रही हूँ इसके लिए, सॉरी। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए करंट I2 का ये डायरेक्शन है, तो जहाँ से करंट एंटर करता है वो साइन होता है प्लस का, और जहाँ से करंट बाहर निकलता है ना रेसिस्टेंस से, वो माइनस का साइन, क्योंकि I2 ऐसे जा रहा है तो एंटर करते वक्त जहाँ से घुस रहा है प्लस, जहाँ से बाहर निकल रहा है माइनस। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज हमेशा पोलरिटी ये प्लस की रहती है, छोटी वाली माइनस की रहती है, तो ये एज इट इज़ रहेगी। अब I2 में देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ से एंटर कर रहा है इसलिए ये प्लस, और यहाँ से बाहर निकल रहा है इसलिए ये माइनस। ठीक है, आया समझ में, ये हमने पोलरिटी लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें लूप इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं लूप इक्वेशन, सॉरी थोड़ा सा दूर हो गया, लूप इक्वेशन फॉर मैश 2, सॉरी मैश इक्वेशन फॉर मैश 2 कैसे लिखेंगे, मैं यहीं इसके पास में लिखूंगी, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आता रहे। देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, जो बाहर निकलते वक्त साइन है ना वो लेंगे। अभी मैं E1 E2 कुछ नहीं मान रही हूँ, आप डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि करंट I2 है, रेसिस्टेंस R2 है, तो टोटल वोल्टेज क्या बन जाएगा, I2 इंटू R2। हमें टोटल वोल्टेज लिखना है। जब भी मैश लगाओगे हमेशा वोल्टेज की इक्वेशन लगाओगे, KVL लगाओगे, क्योंकि सीरीज़ में लगता है मैश, ये सारी सीरीज़ में है, और सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है, सिर्फ वोल्टेज जुड़ सकता है या घट सकता है, सीरीज़ में वोल्टेज चेंज होता है। पैरेलल के केस में हम क्या लगाते हैं, KCL लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज पैरेलल में दो लाइंस में सेम होता है, लेकिन करंट बदलता है। दो जैसे ही दो पैरेलल लाइन आती है, करंट स्प्लिट हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। ठीक है, अब देखिए, सॉरी, ये यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, एक्सक्यूज मी, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, बाहर निकलते वक्त माइनस का साइन है, इसलिए मैंने लिखा माइनस। टोटल वोल्टेज कितना हो गया, करंट तो I2 है इसमें पूरी में, करंट I2 रेसिस्टेंस R2, तो वोल्टेज क्या होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V गुणा R, यानी I2 इंटू R2 लिख दिया। आगे चलिए, ये वाला कंपोनेंट हो गया। आगे चलिए, बाहर निकलते वक्त क्या साइन है, माइनस का है, इसलिए माइनस का V2, क्योंकि वोल्टेज है तो ये तो ऑलरेडी वोल्टेज है, इनको हमें वोल्टेज बनाना होता है। वोल्टेज रेसिस्टेंस गुणा करंट बराबर वोल्टेज बनता है। टोटल हमें वोल्टेज लिखना है, ये भी वोल्टेज होना चाहिए, ये भी, नेक्स्ट भी वोल्टेज। वोल्टेज का सम या एल्जेब्रिक सम होता है, यानी घटते हैं जुड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आगे चलिए, I2 की डायरेक्शन में, I2 यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसलिए एंटर वाले पे प्लस का साइन, बाहर निकलते हुए माइनस का साइन। ये तो होता है साइन लगाना। अब क्योंकि हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम बाहर का साइन लेंगे वोल्टेज के साथ, तो वोल्टेज के साथ हमने बाहर निकलते वक्त किसका साइन है, माइनस का, इसलिए माइनस का लिया। टोटल वोल्टेज क्या होगा, रेसिस्टेंस गुणा में टोटल करंट। अब करंट क्या होगा, ये जब भी एक कॉमन आ जाता है ना रेसिस्टेंस दो के बीच में, तो करंट हमेशा दोनों का सम या डिफरेंस होता है। अब ये I2 तो ऊपर जा रहा है, देखो I1 नीचे जा रहा है, हमें इस डायरेक्शन में करंट चाहिए ऊपर की तरफ, तो टोटल करंट क्या होगा, I2 माइनस I1।
जो डायरेक्शन चाहिए उस करंट को हम बड़ा मानेंगे, ठीक है। I2 हमारा इस डायरेक्शन में हमें करंट चाहिए, इसलिए क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि I2 हमारा बड़ा है, इसलिए I2 माइनस I1, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस होगा टोटल ऊपर की तरफ जाने वाला करंट। जो ऊपर की तरफ करंट जाएगा वो इस करंट का और इस करंट का अंतर होगा। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I2 माइनस I1, रेसिस्टेंस कितना हो गया R3, इसलिए वोल्टेज क्या होगा R3 गुणा में I2 माइनस I1 बराबर 0। ये हमारी मैश 2 की इक्वेशन बन गई। अब हम I2 की, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, R2 की वैल्यू हमें पता है। R2 बराबर क्या था, 4 ओम था, तो 4I2, V2 क्या था 10, ठीक है। ये R3 क्या था, तो 2I2 माइनस I1 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस का 4I2 माइनस का 10 माइनस का 2I2 प्लस 2I1 बराबर 0। ये 2I, हमेशा I1 को पहले लिखो, 2I1 और प्लस माइनस 6I2 बराबर 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई 2I1 माइनस 6I2 बराबर 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं। अब देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को आता है, ये आप लोग पढ़ के आए। कई तरीके होते हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है कि इसको ऊपर, इसको 3 से गुणा करके और दोनों को ऊपर नीचे लिख के कट देंगे। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लीजिए या यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, फिर दोनों को सोल्व कर लीजिए। मैं एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ, ठीक है। 6I1 माइनस 2I2 बराबर 20। नीचे वाले को कंप्लीट को 3 से गुणा कर दो तो ये जाएगा 6I1 माइनस 18I2 बराबर 30, ठीक है। इसमें माइनस का साइन, इसमें माइनस का साइन, इसमें माइनस का साइन, ये कैंसिल। ये प्लस का 18 में से 2 गए तो 16I2 बराबर माइनस का 10। I2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10/16, ठीक है। ये हमारा अब तक का न्यूमेरिकल हो गया है। ये मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया। अब उसी जो हमारा सर्किट था ना, उसी को मैंने फिर से ड्रॉ किया है। ये 20 वोल्ट था, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम। हमें I का मान निकालना था। हमने एक I1 माना था और ये I2 माना था, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो I1 नीचे जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, तो I बराबर क्या होगा, क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन निकालना है हमें, तो I1 माइनस I2, यानी नीचे की तरफ जाने वाला माइनस ऊपर की तरफ जाने वाला, इसलिए I का मान हमारा ये होगा। हमारी ये दो इक्वेशन बनी थी मैश लगाने से, ठीक है। इनको सोल्व कर लीजिए। इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3I1 माइनस I2 बराबर 10। ऐसे ही इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा I1 माइनस 3I2 बराबर 5, ठीक है। इनको सोल्व कर लीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे आप एक के वाले दूसरे में डाल के करो। जैसे अगर मैं सिंपली आप लोगों को एक मेथड और बताएंगे, क्रेमर्स रूल, वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो इसको 3 से गुणा कर लीजिए, 3I1 माइनस I2 बराबर 10 और ये हो जाएगा 3I1 माइनस 9I2 बराबर 15, ठीक है। यहाँ माइनस, क्योंकि हमें इसको आपस में काटना है तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, 9 माइनस I2 क्या हो जाएगा 8I2 और यहाँ से माइनस का 15 प्लस का 10 यानी माइनस का 5, तो I2 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 5/8। अगर I2 हमें पता है तो हम कोई से भी एक में रख के I1 का मान निकाल लेंगे। इससे देखिए I1 बराबर क्या बनेगा, अब 5 + 3I2, तो 5 + 3I2 क्या है -5/8, तो 3 × माइनस का 5/8, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 माइनस 35 15/8, ये आप कन्फ्यूज मत होना, ये हो जाएगा 25/8 एम्पियर। हमेशा एम्पियर लिखें, ठीक है। तो हमारा I क्या है, I1 माइनस I2 माइनस का 5/8, I1 25/8, मैंने यहाँ लिखा 25/8 माइनस माइनस का 5/8, ये हो जाएगा 25/8 माइनस माइनस प्लस 5/8, ये हो जाएगा 40/8 एम्पियर। क्या लिखेंगे,
आठ पंजा सॉरी 30 ना सर 30/5 24। हाँ तो इसको शॉर्ट में कर लीजिए ना, 15/4 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा आई का। ये हमारा आई वैल्यू करंट का मान आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम करंट का मान निकालते हैं किसी भी सर्किट में मैश एनालिसिस को यूज करके। मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि किस तरीके से हमने मैश लगाना होता है सर्किट के अंदर। हमने क्या किया है, सबसे फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास कितनी मैश है। अगर इस सर्किट की बात करें जो हमने अभी किया है, तो इसमें हमारी 2 मैश बन रही थी। एक मैश ये M1, एक मैश M2। ठीक है, 2 मैश बन रही थी। मैश बनाने के बाद हम उसमें करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। जैसे ये I1 माना था और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज मानी है, हमेशा I2 माना था। ठीक है, ये करने के बाद हम टोटल वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे, मैश इक्वेशन लिखेंगे और बोलेंगे KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL कहता है कि किसी भी मैश में टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे 3 वोल्टेज बनेंगे। ये जो करंट आ रहा है, करंट इंटू रेसिस्टेंस ये वोल्टेज, करंट इंटू रेसिस्टेंस ये वोल्टेज, और ये दिया गया वोल्टेज सोर्स, टोटल 3 है। इसमें भी 3 है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसी कोई भी इसमें एक आपको ब्रांच नहीं मिलेगी। अगर कोई एलिमेंट लगा है तो उसका वोल्टेज जरूर रहेगा। तो अगर हम सबसे पहले वोल्टेज लगाने के लिए हम क्या करते थे, जो करंट का डायरेक्शन है उसको देखते थे। करंट जहाँ से एंटर करता है वो प्लस, जहाँ से निकलता है वो माइनस। एंटर करता है प्लस, निकलता है माइनस, और वोल्टेज सोर्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके डायरेक्शन फिक्स रहते हैं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स रहेंगी। ठीक है, डायरेक्शन लिखने के बाद हम क्या करते थे, इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जिस डायरेक्शन में करंट है ना उसमें ही स्टार्ट करें। आप अपोजिट में भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टी भी, आप कैसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं। आप इक्वेशन अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे बाहर निकलते हुए जो साइन होता है ना वो रखते हैं। जैसे -20, फिर +2 गुणा में टोटल करंट, +4 गुणा में टोटल करंट। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कब हम आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में लिखें। लेकिन एक मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगी कि आप जिस डायरेक्शन में करंट माने उसी में लिखें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए जो मेथड मैं पढ़ा रही हूँ ना वो यहाँ पे लिखें। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप अलग डायरेक्शन में भी करके देखिए इसी क्वेश्चन को, और फिर देखिए कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ से एंटर कर रहे हैं, जहाँ से बाहर निकलते हैं वो साइन लीजिए, 4 तो गुणा में I1, तो यहाँ का वोल्टेज हो गया 4I1, यहाँ का वोल्टेज हो गया बाहर निकलते तो -2, टोटल करंट कितना है I1 -I2, तो 2 × I1 -I2, और यहाँ से बाहर निकलते वक्त प्लस का 20 = 0। एक इक्वेशन ये बनेगी, ऐसे ही इसकी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन बनेंगी। एल्जेब्रा का क्वेश्चन हो जाएगा कि XY की 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, एक्स या वाई का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन से आप कैसे, चाहे एक का यहाँ से I1 निकाल के इसमें रखो और दोनों को सोल्व करो, या फिर आप डायरेक्ट गुणा करके बराबर बन के जो एलिमिनेशन मेथड करते थे ना उससे करो। ये तो हो गया कि मैश एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम वो नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये लेक्चर इस तरीके से रिकॉर्ड करने का इसीलिए किया है कि आप लोगों को स्टेप वाइज समझ में आए कि हम क्या प्रोसेस करते हैं जब हम मैश एनालिसिस करते हैं। क्योंकि PPT से आप लोगों को स्लाइड से समझाना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरा लिखना पड़ता है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को इंडिकेट नहीं कर पाती कि किस तरीके से डायरेक्शन देंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों को नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना कि मैम कैसे न्यूमेरिकल करें। अदरवाइज़ आप लोगों को फ़ोन सभी के पास है, गूगल पे न्यूमेरिकल सर्च कीजिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, आंसर मैच कीजिए। अगर नहीं फिर प्रॉब्लम आती है तो पूछिए मेरे से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए वंडरफुल डे।